Hi, there are friends, there is family, and then there are friends that become family. Happy Friendship Day. Today is 2nd of August 2020. Let us have a quick brief of all these important news articles. Our reference material would be the Hindu August 2 2020 Sunday Delhi edition and the Indian Express again Delhi edition. So today we are going to talk about first ICMR fast tracks approvals for Israeli research कोऑर्डिनेटेड बाय DRDO। ये फॉलो अप न्यूज़ है 24 ऑफ जुलाई का। यहाँ हम देखेंगे इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्टिंग प्रोसीजर को कैसे स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल एंड इंडिया। सेकेंड इज क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड टू लार्जर फर्म्स सेल्फ एम्प्लॉयड। दिस इज अगेन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो दिया था सेल्फ रिलायंट इंडिया में, उसका एम्बिट अभी वाइडन कर दिया गया है। थर्ड इज अबाउट दिस सेरेमिक सिटी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, कोविड-19 एंड ग्लोबल कंपटीशन में ये क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। फोर्थ इज अबाउट जुलाई जीएसटी रेवेन्यू का स्लाइड हुआ है। देन सेंटर इज अनेबल टू पे स्टेट्स जीएसटी सेस। देन फिफ्थ इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। दिस इज अबाउट सैमसंग एंड फॉक्सकॉन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विल टॉक अबाउट अल्जाइमर एंड डेमेंशिया। हम बात करेंगे आज माल न्यूट्रिशन की। देन सेवेंथ इज एजुकेशन एंड NAP FEQ सेक्शन, न्यू दिस एजुकेशन पॉलिसी। एट्थ इज अबाउट कोर्टिंग कंट्रोवर्सी इन राजस्थान, यहाँ हम गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को समझेंगे। देन नाइन्थ इज अबाउट विल एनवायरनमेंट रेगुलेशन बी वीकन, दिस इज अगेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020। ये है द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी काफ़ी न्यूज़ डिस्कशन में है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, विल हैव अ लुक। देन वी विल टॉक अबाउट द्रोणाचार्य अवार्ड, और ये हैं ढोल, दीज आर ढोल, इनकी नेचुरल हैबिटेट कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड MP में। देन आज हम देखेंगे मेडिवल इंडिया का क्विज, वोकेबुलरी वर्ड्स एंड देन ग्रामर। ग्रामर में वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। So today we are going to talk about all these important articles in next around 35 to 40 minutes. Let us begin. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट आर्टिकल इज दिस। यहाँ पे ICMR और इजरायली रिसर्च ने यहाँ कोऑर्डिनेशन बाय DRDO ये फास्ट ट्रैक कर रहे हैं दिस जॉइंट फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19। 24 ऑफ जुलाई को हमने देखा था ये एक नया रैपिड टेस्ट डेवलप करने की बात है। अंडर 30 सेकेंड्स ये कोविड-19 का टेस्ट आ जाएगा बिकॉज वैक्सीनेशन इज स्टिल फार अवे। तो मीनवाइल टेस्टिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी अवेलेबल टू अस। ये जो टेस्ट होगा ये बहुत सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। इसमें पॉली अमीनो एसिड्स देखे थे हमने, ये डिटेक्ट करते हैं वायरस प्रोटीन को सलाइवा सैंपल में। तो इजरायली टेक्नोलॉजी है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये टेस्ट केसेस भी हैं। सो पेशेंट्स एंड ऑल पे दे विल ट्राई टू डू दिस technology and collect data and find this algorithm and present the result। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन वॉइस टेस्ट, ब्रीथ एनालाइजर, आइसोथर्मल टेस्टिंग, पॉली अमीनो एसिड्स, दीज ऑल टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये विद इन 30 सेकेंड्स जो AI और डेटा मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल ये डिटेक्ट कर लेगा 30 सेकेंड्स में कि पेशेंट को कोविड-19 है या नहीं है। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया के पास पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डेटा मिलता है AI मशीन लर्निंग को वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता है। सो दिस इज़ द वे। 1997 की जो गाइडलाइन है फॉर एक्सचेंज ऑफ सैंपल फॉर बायोमेडिकल रिसर्च पर्पजेज। नाउ ये जो सलाइवा सैंपल्स ये कलेक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज भी है, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे लाइव वायरस हो और वो लाइव वायरस स्प्रेड भी हो सकता है। तो ये 1997 की कुछ गाइडलाइंस हैं बायोमेडिकल रिसर्च पर्पजेज में क्या प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस रखने हैं। द होल आइडिया फॉर नाउ इज स्पीड अप द टेस्टिंग प्रोसेस, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ये अगेन ऑनगोइंग है, विल हैव अ रिविजिट। तो फॉर नाउ वी नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे 30 सेकेंड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ये 4 टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये हेल्प करेगा अंडर 30 सेकेंड कोविड-19 डिटेक्शन। देन सेकेंड इज क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड। Credit guarantee extended to larger firms and self-employed। Meanwhile ये क्रेन यहाँ पे क्रैश हो गई है, वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़।
and this is about domestic workers test positive in city, that is again a cause of worry. ये जुलाई का जो सेल्स है, हिंट एट ऑटो सेक्टर रिवाइवल, दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़. ये गुड न्यूज़ है बिकॉज स्लोली फॉर पास सो मच ऑफ टाइम हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है. सो दिस इज अ गुड न्यूज़. सेल हिंट एंड ऑटो सेक्टर रिवाइवल. ये क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड टू लार्जर फर्म्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. सी, जब सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव आया था तो क्रेडिट का बहुत क्रंच होता है जब भी ऐसा क्राइसिस आता है, पैंडेमिक, बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है. जैसे इंडियन रेलवेज को रेवेन्यू नहीं हुआ, जीएसटी के पास रेवेन्यू नहीं है, तो क्रेडिट के क्रंचेस को फुलफिल करने के लिए ये आया था इमरजेंसी में क्रेडिट लाइन की गारंटी स्कीम. ये पार्ट था आत्मनिर्भर भारत पैकेज का कोविड-19 क्राइसिस में. यहाँ इसका जो कॉर्पस था, मतलब अमाउंट था, वो 41,600 करोड़ था. यहाँ बात था कि हम अप टू 3 लाख करोड़ का एडिशनल फंडिंग भी देंगे. द होल आइडिया इज़ कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये प्रॉब्लम सफ़र करता है क्रेडिट क्रंच का, तो उनको क्रेडिट क्रंच नहीं होने देना है. तो 40 लाख एमएसएमई सेक्टर को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और क्रेडिट सप्लाई किया, मतलब कि उनको लोन दिया गया, डिसबर्स किया गया. बट अभी भी हेडरूम लेफ्ट है, मतलब जितना हमारा टारगेट था अभी भी पैसे बचे हुए हैं, बजट है, तो हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं. एक्सपैंड कर रहे हैं मतलब अब हम एंटरप्राइज का ये क्राइटेरिया बढ़ा दिया है. अब 250 करोड़ रुपए तक का जो टर्नओवर वाली एंटरप्राइजेज हैं वो भी अब इसमें कवर होगी, उनको भी हम क्रेडिट देंगे जिनका आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ भी है. इसमें अब इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज भी आ जाएंगे, प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, वेंडर्स और टैक्सी ड्राइवर. तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज हेडरूम लेफ्ट था, तो दैट इज़ वाई हमने इस क्रेडिट गारंटी स्कीम का एम्बिट ब्रॉडन कर दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर के पीपल को इसमें इंक्लूड कर सकें. नॉट ओनली एमएसएमई, इसमें हमने टारगेट बेनिफिशियरी भी वाइडन कर दिया है. इस पूरे बैकड्रॉप में जो ये एमएसएमई सेक्टर है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन अभी चेंज हुई है. हैव अ लुक, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट. सो एमएसएमई बैकबोन होता है इकोनॉमी का, स्पेशली इंडिया. इकोनॉमिक्स क्लास 11th में हमने पढ़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. एमएसएमई बैकबोन है इकोनॉमी की इंडिया में. अर्जेंट नीड है फाइनेंशियल और रेगुलेटरी सपोर्ट देना बिकॉज इनके पास सीवियर क्रेडिट क्रंच हो रहा है और इनको फ्लोट कराना अभी राइट नाउ ओवर प्रायोरिटी है कि ये लैप्स नहीं होनी चाहिए. ट्राई टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट कि एमएसएमई आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. Urgent financial or regulatory support is required. Government is doing so much of effort, putting so much of effort. Self-reliant India में भी. Have a look. Then this is the third one. ये देन हम मूव फर्दर करेंगे. तो अभी ईद था, यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेजर किया है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. जिम्नाजियम अभी ओपन होंगे, बट अगेन यू नीड टू हैव सर्टेन नॉर्म्स. केयर फ्री डेज हैं. ये सेकेंड सेरो सर्वे बिगिन हुआ है. सेकेंड सेरो सर्वे अभी अगस्त का है. सेरो सर्वे से हमें एक क्रूड आइडिया मिल जाता है कि क्या कितने % ऑफ पीपल पॉपुलेशन के इन्फेक्टेड हैं, एक्सपोजर हुआ है उन्हें कोविड-19 से, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी के थ्रू हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं. देन दिस इज़ अबाउट लिकर. और यहाँ पे आगे हम फर्दर मूव करें तो दिस इज़ गोल्ड प्राइस जूम्स अमिड मार्केट अनसर्टेनिटीज़. ये होता है येलो कमोडिटी. गोल्ड प्राइस जो होता है ये सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है. तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो हम टारगेट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सेफर ऑप्शन. और 2 सेफ ऑप्शन दिखते हैं हमें, एक तो दिखता है डॉलर और दूसरा दिखता है गोल्ड. तो दैट इज़ वाई देखना, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड दिस गोल्ड का प्राइस भी जूम अप होता है. देन ये EIA ट्रांसलेटेड 3 लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ 22. ये अभी हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का FAQ में. नाउ दिस इज़ द न्यूज़. पेज नंबर 8 में कोविड-19 पैंडमिक शैटर्स सेरेमिक सिटी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल. नाउ दीज आर्टिसंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में. तो जैसे ये आर्टिसंस हैं, ये क्या बनाते हैं, ये इस टाइप के सेरेमिक के पॉट बनाते हैं. महोत्सव लगते हैं, मेला लगते हैं, इनका सेल होता है और इनको इनकम होती है. तो आर्टिसंस, आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी है. तो ये जैसे इन्होंने बनाया खुर्जा में, ये एक इंट्रिकेट फ्लोरल पैटर्न है. ये बनाया जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड से, ये ब्लूइश होता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि कोविड-19 हुआ तो इनका भी बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है. दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सेल. ये सेरेमिक सिटी का ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल कोविड-19 के कारण शैटर हो गया है. क्वांटिटी,
क्वालिटी और टेक अपग्रेड, ये तीन चैलेंजेस हैं इनके पास। क्वांटिटी कैसे, बिकॉज ये जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर होते हैं इनका पास लेटेस्ट मशीन्स होती हैं और ये मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं, तो क्वांटिटी आ जाती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो ये कॉम्पीट नहीं कर पाते। सेकंड, क्वालिटी में भी इश्यूज आते हैं समटाइम्स, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के लिए इनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू कॉम्पीट वेल। कंपटीशन चाइना, श्रीलंका और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा है। जनरेशन चेंज होती है, ये काम जो होता है ये जनरेशन का होता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट पास ऑन होता है, बट मैनी अ टाइम्स जो यंग जनरेशन आती है, जनरेशन गैप आता है, दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस वर्क, तो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है जनरेशन, तो सोशियोलॉजी सोसाइटी में हम इसे लिंक कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जनरेशन करती है, और ये जो ट्रेडिशनल जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हेरिटेज पास ऑन हो रही है वो ऑब्लिवियन में जा रही है, हेरिटेज लॉस्ट है। यहाँ पे मेलाज नहीं है, महोत्सव नहीं है लॉकडाउन के कारण, तो इनकी सेल नहीं हो रही है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, एट द सेम टाइम जो जीएसटी लगा है 18% वाला वो भी स्लैश किया जाए इनके प्रोडक्ट में, तो इनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। देन दिस इज, इफ वी मूव फर्दर, देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़। ये हैं जेम्स मर्डॉच क्विट्स ग्रुप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉपुलर काफ़ी से है इनका जर्नलिज्म में। देन दिस इज अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट अचीव्स क्रिटिकलिटी, मतलब ये एक्टिव होने वाला है इन वेरी soon we'll have this news. China and Nepal, now this is again very important development. China and Nepal have treated each other as equal. शी जिनपिंग का स्टेटमेंट है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े अभी सॉर हुए हैं, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में भी टेंशंस है। इस पूरे बैकड्रॉप में चाइना और नेपाल आर कमिंग क्लोजर, वी नीड टू हैव अ वॉच ऑन दिस। देन दिस इज द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में दिस इज अबाउट जुलाई जीएसटी रेवेन्यू स्लाइड। जीएसटी हमने देखा था कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। पर्पज़ ये था जीएसटी का कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, फ्रेगमेंटेशन हुआ है, उस सबको यूनिफाई करके एक कर दें, वन कंट्री वन टैक्सेशन सिस्टम। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो जब भी जीएसटी आए ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, 101 CAA 1 जुलाई 2017 इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसने सब्ज्यूम कर लिया है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। मल्टी स्टेज स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऐसे मल्टी स्टेज ये टैक्स है। देन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जहाँ पर है वहाँ पे ये टैक्सेशन होगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और कुछ कंज्यूमर होते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं और इन जनरल स्टेट्स ने ये एप्रीहेंशंस दिया कि उनको लॉस होगा रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी। सो उसको कंपनसेट करने के लिए जीएसटी सेस का एक प्रोविज़न था, सरकार कंपनसेट करेगी जो भी लॉस होगा फॉर 5 ईयर, बट जीएसटी सेस का कलेक्शन प्रॉपर नहीं आया और सरकार कंपनसेशन देने में डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी। सरकार ने उसको डिले किया। देन सरकार ने दिस CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड बोरोविंग इधर उधर से और जो पुराना जो एक्रूवल था वहाँ से पैसे लाके अभी कंपनसेशन पे कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो ये एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जीएसटी जैसा रेवेन्यू का गेन होना था वो रेवेन्यू का गेन भी नहीं हुआ। जीएसटी में ये 5 स्लैब्स होती हैं, 0, 5, 12, 18, 28, इसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन है। पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी में ये नॉट कवर्ड है। ये सर्टेन बेसिक फैक्ट्स हैं जीएसटी के, दिस शुड रिफ्लेक्ट। नाउ ये फॉलिंग ट्रेंड है, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, इतने करोड़ रुपए का टोटल जीएसटी रेवेन्यू जुलाई 2020 में कम हुआ। ईयर बाय ईयर ये फॉल होता जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सेंटर अनेबल है टू पे स्टेट्स, ये कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा। जीएसटी एक्ट, जीएसटी सेस में अभी मीटिंग भी होगी और उस मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि कैसे कंटिन्यू करें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो स्टेट्स को पास ऑन करना है। इसमें सरकार ने अटॉर्नी जनरल के भी व्यू लिए हैं कि बोरोविंग टू मीट द शॉर्टफॉल में हम कैसे प्रोसीड करें। सो दिस इज़ द थिंग, ये ऑनगोइंग थिंग है। 42% से ज़्यादा रेवेन्यू फॉल हुआ है, पेमेंट डिले हो रहे हैं जीएसटी सेस में। नाउ इफ़ वी मूव फर्दर, ये है सैमसंग, फॉक्सकॉन, 20 अदर्स अप्लाई अंडर इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। ये कल 31 जुलाई को हमने पढ़ा था इस न्यूज़ के बारे में इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में। यहाँ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अगर आप इंडिया में करेंगे तो सरकार आपको कुछ इंसेंटिव्स देगी। तो अब
सैमसंग, फॉक्सकॉन, 20 अदर, ये काफ़ी बड़े नाम है। सैमसंग अक्सर हम मोबाइल के लिए ही जाना जाता है, बट सैमसंग इज़ अ ह्यूज ग्रुप। सेमीकंडक्टर, स्टोरेज, डिस्प्ले, ओलेड जो स्क्रीन आता है, इवन एप्पल में भी जो लगता है वो सैमसंग बनाता है उनका स्क्रीन। तो दिस इज़ अ वेरी बिग फर्म मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया में आने का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। 31 जुलाई हैव नोट्स, PDF अब से आई विल स्टार्ट शेयरिंग सेम डे और नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी ट्राई करेंगे इसे। तो PDF से रिवीजन ईजी हो जाएगा। हैव अ लुक 31 जुलाई का। देन इंस्टाग्राम में भी इफ़ यू स्वाइप तो उससे काफ़ी जल्दी रिवीजन पॉसिबल है, अगर बैक डेट में कोई न्यूज़ हमें क्विकली रेफर करना है। तो 31 जुलाई को ये हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देखे थे। सो दिस इज द हिंदू कवरेज। हिंदू में आज एडिटोरियल की जगह आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट न्यूज़ है दिस वॉल्केनिक वीनस। वॉल्केनिक वीनस, वीनस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये जो वीनस है ये काफ़ी हॉट है। वॉल्केनिक, अभी इसमें फिर से ऐसा पता लगाया गया है कि जियोलॉजिकली एक्टिव हो गया है ये वापस, यहाँ पे अर्थक्वेक्स एंड दिस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है। तो इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पे कोई मिशन प्लान करें तो इससे हमें हेल्प होगा कि हम कहाँ पे उसको लैंडिंग करा सकते हैं। देन दिस इज़ अबाउट डिटेक्टिंग अल्जाइमर, और ये है अबाउट शिजोफ्रेनिया। अल्जाइमर जो होता है ये बेसिकली होता है मेमोरी लॉस एंड ऑल के लिए। अल्जाइमर एक स्पेसिफिक ब्रेन डिसीज़ होती है जिससे 60 to 80% डेमेंशिया केसेस होते हैं। डेमेंशिया एक ब्रॉडन टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जो यूज़ करते हैं कि आपकी मेमोरी डिक्लाइन हुआ है, रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स में लोअर हुआ है। यूजुअली ये एज ओल्ड प्रॉब्लम होती है। सो अल्जाइमर इज़ अ टाइप ऑफ डेमेंशिया। अल्जाइमर इज़ अ कॉज ऑफ डेमेंशिया। तो ये डेमेंशिया एक ब्रॉडर टर्म है और अल्जाइमर एक स्पेसिफिक डिसीज़ होती है। इसमें रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे। देन नोवल कोरोना वायरस सर्कुलेटेड अननोटिस्ड इन बैट्स फॉर डेकेड्स। दिस इज अगेन वन थ्योरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल मोस्ट ऑफ ऑल साइंस टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स होते हैं, दे आर फोकस्ड रिवॉल्विंग अराउंड दिस कोविड-19। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, काउंटर थ्योरीज हैं। वी नीड टू बी, इनका एक जस्ट टच करना है, वी डोंट नीड टू गो इन टू डिटेल। यहाँ पे है नोवल कोरोना वायरस सर्कुलेटेड अननोटिस्ड इन बैट्स फॉर डिकेड्स। जो बैट्स होते हैं ना, ये होस्ट होते हैं, रिजर्वॉयर होते हैं बहुत सारी डिसीजेस के, बैट्स। बट ये जो डिसीजेज होती है ये आ जाती है ह्यूमंस में जब हम आते हैं इनके कांटेक्ट में, और ये कहलाती है जूनोटिक डिसीजेज। फॉरेस्ट भी रिजर्वॉयर होते हैं बहुत सारी डिसीजेस के। फॉरेस्ट उन डिसीजेस को कंटेन करके रखते हैं, बट हम फॉरेस्ट का लॉस करते हैं, हैबिटेट लॉस होता है, तो ये डिसीजेस फिर पास ऑन हो जाती है ह्यूमन बॉडी में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण। ये जो सेकेंड डिसीज़ है यहाँ पे, दिस इज़ अबाउट शिजोफ्रेनिया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। फिर से पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली। वो उनका रियलिटी जो होती है उसको प्रॉपरली डेसिफर नहीं कर पाते हैं, एबनॉर्मली उसको परसेप्शन होता है। ये काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड थिंकिंग हो जाती है, बिहेवियर होता है, डेली फंक्शन उनका अफेक्ट होता है, इससे डिसेबलिंग भी हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। दिस हैपन्स टू सो मेनी पीपल। तो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो इस न्यूज़ आइटम में ये बताया है कि एक पायलट स्टडी हुआ 97 पीपल का, तो ये पता चला कि इम्यून रेस्पॉन्स जीन्स एंड द डिसऑर्डर, ये जो डिसीजेज़ हैं ये काफ़ी हद तक दीज आर जेनेटिक भी हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, बॉडी केमिस्ट्री, अमीनो एसिड्स, दीज ऑल थिंग्स वर्कड इन बैकग्राउंड। तो जीन वेरिएंट्स एंड ससेप्टेबिलिटी टू दिस डिसीज़। व्हाट यू शुड नो, व्हाट इज़ दिस डिसीज़, यू शुड नो ये क्या होता है, अल्जाइमर क्या होता है और डेमेंशिया क्या होता है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट है एमिंग इंडियाज़ पुअर अगेंस्ट पैंडमिक। पुअर अगेंस्ट पैंडमिक, ये ऑनगोइंग आर्टिकल है, पार्ट 2। लास्ट क्लास में वाइटामिन देखे थे हमने लास्ट संडे। विटामिन डी का सीवियर डेफिशिएंसी होता है इंडिया में, विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज इंडिया में सरप्लस है, हम सनशाइन काफ़ी अच्छा होता है, बट इंडिया में डेफिशिएंसी है। तो आर्ग्यूमेंट है कि बिसाइड विटामिन डी हमारे यहाँ कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है। फूड रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम दे नहीं पाते हैं, और इससे होती है हिडन हंगर। देखने में हम काफ़ी अच्छा खाना खा रहे हैं बट वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। हिडन हंगर को ये प्रमोट करता है, और पुअरली नरिश्ड पीपल होते हैं। NCERT 11 चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में विजिबल हैं, और इससे जनरेशन लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों का डेफिशिएंसी इन जनरल पाया गया है। ये ट्विन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहा है यहाँ पे।
ये फाइट हिडन हंगर ज़रूरी है। अब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बोलते हैं कि हमें एम्फेसाइज करना है कि विटामिन डी और कैल्शियम को डेफिशिएंसी को फुलफिल करें। एट द सेम टाइम वी नीड टू सप्लीमेंट। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है बट दे आर नेसेसरी, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स हुआ, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, ये भी ज़रूरी होता है एक बैलेंस्ड डाइट में, ताकि इम्यूनिटी बने रहे इन्फेक्शन में। कोविड-19 इन्फेक्शन एंड अदर डिसीजेस, इफ योर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग यू वुड बी एबल टू डिफेंड योर बॉडी फ्रॉम ऑल दीज अटैक। सीवीड्स का भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहा है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। जनरली हमारे यहाँ सीवीड्स को इतना प्रोमिनेंस देते नहीं है। अगर आप साउथ एशिया में जाओगे, ईस्ट एशिया में, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इधर थाईलैंड, यहाँ पे ये सी फूड काफ़ी पॉपुलर है, चाइना, जापान में भी। सीवीड्स भी न्यूट्रिशियस एडिशन हो सकता है एवरीडे मील में ना। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, इतना बड़ा हमारा कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर, और आइलैंड मास भी हमारा 5,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। तो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी सी वीड्स का भी। इसमें एल्गे होता है, ये भी हम फूड में इंक्लूड कर सकते हैं, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस हमें सप्लाई करेगा। जापान, कोरिया, चाइना, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, ये काफ़ी पॉपुलर है ये सी फूड। इंडिया में भी हमको पॉपुलराइज करना चाहिए। प्लस ये वेजिटेरियन भी है, रिच इन विटामिन, मिनरल, आयोडीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, सो देर आर नो इश्यूज़। जो वेजिटेरियन है देर आर नो इश्यूज़, यू कैन हैव इट। अब इस पूरे बैकड्रॉप में एक आउटलुक में बहुत अच्छा आर्टिकल है, आई विल शेयर इट इन टेलीग्राम, री इमेजिनिंग अ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। इंडिया में है डेमोग्राफिक दिस डिविडेंड। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है, बट इस यंग पॉपुलेशन को हेल्दी रखना ज़रूरी है, मेंटली साउंड एंड फिजिकली हेल्दी रखना ज़रूरी है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जो माल न्यूट्रिशन है, हिडन हंगर है, ऐसी सारी चीज़ों पे हम फाइट करें, इनको सप्रेस करें। तो री इमेजिंग अ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, हैव अ लुक एट दिस आर्टिकल एज वेल एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद है, ये है अगेंस्ट द पैंडमिक 2, ये भी हमने डिस्कस किया। दिस इज अबाउट बैट्स, वीनस, एंड दिस इज अल्जाइमर, दिस इज शिजोफ्रेनिया। ये है फिजिकल डिस्टेंसिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वियर द मास्क, सोशल एटिकेट्स, डिस्टेंसिंग है, इससे कोरोना वायरस का रैपिडली हम स्प्रेड को स्टॉप कर सकते हैं, फ्लैटन कर सकते हैं कर्व को, और ये स्ट्रेटजी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये वर्क किया है। देन दिस इज FAQ। आज के FAQ सारे एक्सेलेंट है, दैट इज़ वाई हमने सारा फोकस यहाँ पे रखा है FAQ में। दीज आर वेरी गुड आर्टिकल्स। एजुकेशन एंड NEP, हम इंडियन एक्सप्रेस भी विल हैव अ लुक, देयर आर सर्टेन गुड आर्टिकल्स, विल हैव अ लुक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कवर दिस FAQ। तो एजुकेशन एंड NAP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके जो बेसिक्स हैं राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या गाइडलाइंस है सरकार ने। आप इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखो, बहुत अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स दिए हैं, एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन, हैव अ लुक ऑन ट्विटर। नाउ राइट नाउ लेट अस नॉट फॉर्म ओपिनियन, वेट, ये इतने साल बाद आई है, लेट अस वेट। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जुलाई 29 आफ्टर अ 34 ईयर गैप। और अभी क्या है, अभी केवल अप्रूवल हुआ है, ये पास भी नहीं हुई है अभी। स्कूल और हायर एजुकेशन में इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं यहाँ पे। तो इट इज़ ओनली अ पॉलिसी, ये अभी एक पॉलिसी है, ये कोई लॉ नहीं बना है। करंट अफेयर्स में आई कीप ऑन सेइंग मेक अ बैलेंस, कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, यू शुड अंडरस्टैंड। पेपर भी पूरा होता है, हमको 25 क्वेश्चंस अगर लिखने होते हैं तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपने एक ही क्वेश्चन में हाफ एन आवर लगा दिया तो रिमेनिंग 24 क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एन इक्विलिब्रियम। राइट नाउ ये एक पॉलिसी है, ये लॉ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्रपोजल्स डिपेंड करता है फर्दर रेगुलेशन बाय बोथ स्टेट्स एंड सेंटर, एज एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। अभी आगे काफ़ी लंबा रास्ता है। NEP 2020 एम करती है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, ये इसका एम है। कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दिस इज इजी थिंग, आराम से हो जाएगा। NEP ने क्लियर किया कैबिनेट इज ओनली द थर्ड मेजर रिवैम्प। नाउ इतने टाइम बाद हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन को बेटर करने के लिए सिंस इंडिपेंडेंस, सो दिस इज सिग्निफिकेंट। दो अर्लियर 68 और 86 में आई थी, तो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ये आई है। लेट अस नॉट फॉर्म ओपिनियन इन 2-3-4 days, वेट। टू अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी 68-86 में आई थी। अब प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि यहाँ पे की प्रपोजल्स क्या है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस न्यू सिस्टम में देर आर सो मेनी स्मॉल चेंजेस। टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन और हर्डल्स क्या होंगे, डिफ़िकल्टीज़ क्या होंगे, इस पर हमें फोकस करना चाहिए।
पहला तो इसको फेज वाइज मैनर में लाना पड़ेगा, ये एक चैलेंज होगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, अब जैसे आई एम फ्रॉम केवी में बहुत डाइवर्सिटी होती है, फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, सो इसमें आप रीजनल लैंग्वेजेस पे, मदर टंग पे ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। सपोज यू आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, देन ऑल ऑफ अ सडन यू वेंट टू सेंट्रल इंडिया, या जैक में पोस्टिंग आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं होता है इन एम्प्लॉयज़, इनके स्टूडेंट्स, इनके वार्ड्स के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये बात को इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैटर रेज किया है, फेज वाइज मैनर पे इसे करना ज़रूरी होगा। देन हर्डल्स होंगे, सम प्रपोजल्स हैं, लीगल चैलेंजेस आएंगे इसमें। कुछ जो प्रपोजल्स हैं उसमें लीगल हमें लॉ लाना पड़ेगा, एक्ट, पार्लियामेंट ऑफ एक्ट एंड ऑल। उसके लिए एक्ट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। ये बिल काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इसको अभी पार्लियामेंट से पास भी कराना पड़ेगा, पब्लिश कराना पड़ेगा, तब जाके हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, ये 10+2 सिस्टम का। पहले ऐसा होता था 10 साल तक, 6 से 16 साल तक बच्चा ऐसे पढ़ेगा, फिर 2 साल का 16-18, इस तरीके से एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था। अब ये डिवाइड कर दिया इन्होंने 5+3+3+4, मतलब 3 साल तक है तो वो आंगनवाड़ी और दिस स्मॉलर किंडरगार्टन इन सब में पढ़ेगा, 2 साल क्लास 1 एंड 2, फिर 3 to 5, फिर 3 ईयर का 6 to 8 एज 11, देन ये 4 ईयर 9 to 12। तो ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। देयर आर सो मेनी अदर चेंजेस एज वेल, हैव अ लुक की फीचर्स। प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इस 6% ऑफ जीडीपी का। आपने प्रॉमिस तो कर दिया 6% ऑफ जीडीपी हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, बट ये प्रॉमिस आधा क्वार्टर ऑफ सेंचुरी से है और अभी तक ये फुलफिल नहीं हुआ है। आप करेक्ट फिगर बताओ, अभी कितना % ऑफ जीडीपी हम इकोनॉमी का एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड कर रहे हैं? यू वुड बी सरप्राइज, लेटेस्ट डेटा देखना। तो 6% ऑफ जीडीपी इज लाइक अ वेरी टॉल प्रॉमिस, प्रपोज्ड लास्ट हाफ सेंचुरी से है बट अचीव नहीं हुआ है। वर्नाक्यूलर पे अभी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होने वाली है। तो राइट नाउ ये केवल पॉलिसी अप्रूवल हुआ है, अभी ये पार्लियामेंट में जो आएगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेट अस वेट। Right now, let's just focus on the key features. Do not make any sort of opinion right now. Now, this is about the second one. Second one is this. Courting controversy in Rajasthan. इसमें भी ओपिनियन हमें नहीं बनाने हैं। What we should know is कि रोल क्या होता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। एनालिटिकली, अपॉलिटिकली स्टेटमेंट्स रखना चाहिए। अभी तक की स्टोरी क्या है? गवर्नर ने रिपीटेडली टर्न डाउन किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है राजस्थान में, वो चाहती है कि एक सेशन बुलाया जाए राजस्थान असेंबली का, बट गवर्नर उसको डिले कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि 21 डेज का नोटिस ज़रूरी होता है, कोविड-19 का थ्रेट भी है, तो आई कैन नॉट कॉल दिस असेंबली नाउ। अब पूछा जा रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या गवर्नर के पास पावर है कि रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो ओवरटर्न कर सके? क्या ये पावर है? सी, इसमें अगर अपन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा पीडीटी आचार्य, इनका अगर स्टेटमेंट देखें तो ये बोलते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो हैं लेजिस्लेचर की वो गाइडेड बाय रूल्स होते हैं, रूल्स मेड हैं और गवर्नर कैन नॉट हैव एनी से इन इट। गवर्नर जो होते हैं इनको बाइंडेड होते हैं जो कॉम की रिकमेंडेशंस है, गवर्नर हैज़ टू फॉलो दैट। कोर्ट ने भी रीइटरेट किया था कि जो फंक्शंस और ड्यूटीज़ एंड पावर्स गवर्नर के होते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैबिन्ड है, क्रिब्ड है, कन्फाइंड है, मतलब दे नीड टू फॉलो, गवर्नर नीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ दिस कॉम। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर गवर्नर पावर अंडर आर्टिकल 174 में कहा था कि टू समन, प्रोरोग और डिसॉल्व जो हाउसेज हैं कॉन्सोनेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो गवर्नर कैन नॉट सिंपली ओवरटर्न द एडवाइस ऑफ कॉम। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। डिस्क्रिशन पावर होता है, हमने एक आंसर राइटिंग भी अभी गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर इन अदर देखे थे, तो डिस्क्रिशन है, गवर्नर अपने मन से डिसीजंस ले सकते हैं बट वो बहुत लिमिटेड है। रूल्स अंडर आर्टिकल 208 में भी ये बात कही गई है कि गवर्नर जो है डिस्क्रिशनरी है, लिमिटेड है, बट गवर्नर हैज़ टू अबाइड बाय द एडवाइस गिवन बाय दिस कॉम। कैन द गवर्नर डायरेक्ट द एजेंडा और प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर? स्टेट्स ने 21 डेज का नोटिस है। सी, किसी भी सेशन को बुलाने के लिए 21 डेज का नोटिस चाहिए होता है विधानसभा में, स्टेट्स में। लोकसभा में ये नोटिस का पीरियड है 15 दिन। तो इस बात को साइट किया है गवर्नर ने कि 21 डेज नोटिस तो यहाँ पे लगेगा, इससे पहले मैं कन्वीन नहीं कर सकता हूँ। बट द पॉइंट इज इसको कट शॉर्ट भी किया जा सकता है, देयर आर प्रोविजंस।
गवर्नर एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये तो थे कि गवर्नर को बाइंड करना पड़ेगा, अगर कॉम बोल रही है, असेंबली बुलानी है, देन गवर्नर हैज़ टू डू, गवर्नर कैन नॉट सिंपली रिफ्यूज टू डू दैट। अगर हम बात करें एडवाइस ऑफ दिस कॉम तो है, बट अगर डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास, जैसे ट्राइबल वेलफेयर, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बात करनी है तो वहाँ पे गवर्नर को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर के लिए। कोई बिल रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि दिस बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट रूल लगाना है या फिर इनवाइट करना है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिली है। तो इन कुछ एरियाज़ में ये काफ़ी नैरो एरिया है, ऑल्दो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर इज़ हायर देन प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर, बट स्टिल दे आर वेरी नैरो। गवर्नर को बाइड होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। 2016 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी यही बोलता है कि गवर्नर हैव एन ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल who constitute the state legislature and or even the executive government functioning under the council of minister with chief minister as the head cannot have an overriding authority। कॉम चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, जो एडवाइस दिया है, तो इन जनरल गवर्नर कैन नॉट ओवरराइड दैट थिंग। सो दिस इज अगेन अ क्लैश ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस। इसमें सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस द न्यू वन। देन फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के भी फाइंडिंग्स हैं कि जो हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर और 28 स्टेट्स में, इसको कोहेसिव और कॉन्करेंट, कोहेसिव और दिस सेम पेज में लाना क्यों ज़रूरी है, ताकि अननेसेसरी क्लैशेस नहीं हो। हैव अ लुक, विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज कोर्टिंग कंट्रोवर्सी इन राजस्थान, दीज आर द थिंग्स। द थर्ड वन इज दिस EIA। क्या एनवायरमेंटल रेगुलेशन वीकन कर दिया गया है EIA 2020 में? तो इसका भी अब बैक स्टोरी अभी तक क्या है, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट, लेट अस रिवाइज। ये जो स्टोरी है वो ये है कि MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इन्होंने पब्लिश किया एक ड्राफ्ट है, मतलब फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट है। EIA नोटिफिकेशन है 2020 का, और लोगों से पूछा अपने ओपिनियंस दें, और 11 अगस्त उसका डेडलाइन है। इंटेंशन क्या है कि जो पहला 2006 का लॉ है उसको रिप्लेस किया जाए इस नए लॉ से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो ये नोटिफिकेशन 2006, अब आया ये नोटिफिकेशन 2020 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि आपने डायल्यूशन ऑफ लॉ कर दिया है। ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट, अब इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? तो ये होता है साइंटिफिक एस्टिमेट करना कि आपने कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किया, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे आपने माइनिंग किया, इरिगेशन, डैम, या फिर आपने इंडस्ट्रियल यूनिट बनाया, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, तो उससे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके स्टडी को बोलेंगे दिस असेसमेंट। ये प्रोविज़न होगा यहाँ पे, पब्लिक से पूछा जाएगा, जो वहाँ पे रहती है उनकी पब्लिक हियरिंग होगी, लोकल कम्युनिटी से पूछा जाएगा, इंटरेस्टेड पर्सन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ओपिनियंस लिए जाएंगे, सो दैट ये एक पूरा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो, एनवायरनमेंट को किसी भी टाइप से डैमेज नहीं हो। अब इस EIA 2020 में डिपार्चर क्या है? ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे डिपार्चर हो गया है, अब परमिशन लेना ईजी हो गया है, या कई जगह इसको बाईपास भी कर दिया गया है। जैसे ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल, गैस एंड शेल एक्सप्लोरेशन, गैस का एक्सप्लोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स 25 मेगावाट इरिगेशन प्रोजेक्ट तक के 2000 से 10,000 हेक्टेयर कमांड एरिया पे अगर बनाए हैं। स्मॉल और मीडियम मिनरल बेनिफिशिएशन यूनिट्स हैं, फाउंड्रीज़ हैं, आयरन फाउंड्रीज, फर्नेस यूनिट्स हैं, या फिर रोलिंग मिल्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं। देन यहाँ पे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करती है, बट यहाँ पे ड्रग, सिंथेटिक रबर, देन यहाँ पे एक्सपेंशन, वाइडनिंग हाईवे, अगर वाइडन करना है हाईवे को, हाईवे फॉरेस्ट से निकल रहा है 2500 किलोमीटर विद डिफाइंड पैरामीटर, एरियल रोपवे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, कंस्ट्रक्शन, एरिया डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देयर इज़ नो डाउट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बट अगर ये एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एरिया में है तो इनका सीवियर इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट में, और EIA 2020 इस बात पे रिलैक्सेशन दे रहा है। तो इन सब कैटेगरी में रख दिया B2 में, ये जितने भी नाम है इन सब को कैटेगरी B2 में रख दिया। कैटेगरी B2 में रख दिया क्या मतलब? EIA की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे EIA से एग्जाम्पशन मिल गया, तो ये बाईपास कर दिया आपने एनवायरनमेंटल सेफगार्ड को। पब्लिक कंसल्टेशन भी यहाँ पे आपने नहीं पूछा है, तो इस बात पे सवाल उठ रहा है।
कोल और नॉन कोल मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग होती है, फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स हैं सोलर के, यहाँ पे भी परमिशन क्लियरेंस इन्होंने ईजी कर दिया है, प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो विच इज अगेन डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एप्रीहेंशंस हैं, सीवियर एप्रीहेंशंस हैं। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की बात है यहाँ पे, दिस इज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, मतलब काम हो गया है उसके बाद अप्रूवल ले लो, प्री अप्रूवल नहीं। नोटिस पीरियड 30 से कम करके 20 दिन हो गया है। मॉडर्नाइजेशन प्लस एक्सपेंशन, गो लिबरल है यहाँ पे, अगर आप किसी चीज़ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो लिबरल अप्रोच है, ईजिली परमिशन मिल जाएंगी। कॉम्प्लायंस रिपोर्ट पहले देनी पड़ती थी 2, अब उसको कम करके कर दिया है 1। तो इन सब चीज़ों पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमने एनवायरमेंटल रेगुलेशन को वीकन कर दिया है। एनवायरमेंटल रेगुलेशन वीकन करने का मतलब है ओवरऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एंटायर मैनकाइंड इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। 11th of August है, मिस्टर जयराम रमेश है, ऑल्दो पॉलिटिकल दैट्स अनदर थिंग, बट ही इज़ अ वेरी एक्सेलेंट, इनके व्यू पॉइंट्स होते हैं, हैव अ लुक। इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कुछ जो एनवायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें हैं वो कंसर्न्स रेज किए, दे आर वेरी वैलिड। इसको हमने 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था। सो दिस इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये है सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी काफ़ी न्यूज़ में है। अच्छा, इसमें एक बात और है, EIA में यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है इधर, दैट इज़ हाउ डज़ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कंपेयर विद द ग्लोबल नॉर्म्स। ग्लोबल नॉर्म्स क्या है, इंडिया का कंपैरिजन करें अपन वर्ल्ड से, तो आरस कन्वेंशन है 1998 का, ये स्टिपुलेट करता है एनवायरमेंटल राइट, ह्यूमन राइट्स को, कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ऑब्लाइज है फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट आज तो कर लिया बट बाकी लोगों को क्रिपल कर दिया फ्यूचर जनरेशन को, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन और कनेक्शन होना चाहिए, इंटरैक्शन भी ज़रूरी होना चाहिए पब्लिक एंड दिस अथॉरिटी का, गवर्नमेंट एंड दिस पब्लिक अथॉरिटी का डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में। 11th of August दिस अप्रोचिंग पार्लियामेंट पैनल है, ये न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, विल हैव अ रीलुक, कीप अ टैब ऑन इट। देन दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफ़ी न्यूज़ में आजकल। अभी तक स्टोरी क्या है कि कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट का आपने अवमानना किया है, कोर्ट को डेरोगेटरी लाइट में दिखाया है, पुअर लाइट में दिखाया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को, कि कई बार क्या होता है मोटिवेटेड अटैक्स होते हैं, अनवारंटेड क्रिटिसिज्म होता है, दिस शुड बी अवॉइडेड। तो लीगल जुडिशरी को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये लीगल मैकेनिज्म है कि जो भी जुडिशरी को अटैक करेगा, अनवारंटेड क्रिटिसिज्म करेगा, उसको पनिश किया जाएगा। इसके रूट्स हैं सेंचुरीज ओल्ड है। इंग्लैंड में जो जजमेंट होता था, जुडिशरी होता था, वो किंग होता था, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ किंग, कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ गया। स्टैचुरी बेसिस में देखें तो आर्टिकल 129 है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर करता है सुप्रीम कोर्ट को द पावर टू पनिश या कंटेम्प्ट, ये आर्टिकल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगा सकती है। आर्टिकल 215 से हाई कोर्ट कंटेम्प्ट लगा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 भी है जो स्टैचुरी बेकिंग भी है, मतलब पार्लियामेंट का लॉ भी है कंटेम्प्ट पे। कंटेम्प्ट अगर होता है तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने के लिए, फाइन 2000 रुपये के लिए। तो ये ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसका कई बार मिसयूज़ भी हो रहा है। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो जुडिशरी का फेयर क्रिटिसिज्म है, वो इससे नहीं हो पाता है। अब कंटेम्प्ट के भी 3 फॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सिविल। सिविल मतलब आपने कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और आपने उसको माना नहीं, तो वो सिविल कंटेम्प्ट हुआ। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ये 3 फॉर्म हैं, वर्ड्स, रिटन, स्पोकन, साइंस, एक्शन, जो आप स्कैंडलाइज कर रहे हो, टेंड टू स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट को, तो दैट इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। प्रिजुडाइसेस हैं, आप में इंटरफियर कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इंटरफेयर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इफ़ आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग दैट, तो वो भी वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। सो ये तो कोर्ट है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो वो क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा। अब इसके डिफेंस में क्या है कि ये जो एक्ट आया था 71 का, इसका अमेंडमेंट हुआ 2006 में। इसमें बात आया कि अगर वैलिड डिफेंस ये है कि अगर बोनाफाइड क्रिटिसिज्म है, बोनाफाइड फीडबैक है, दैट इज़ मोर देन एक्सेप्टेड, दैट इज़ वेलकम। क्रिटिसिज्म इज गुड बट दैट हैज़ टू बी बोनाफाइड, नॉट मैलाफाइड। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाना चाहिए। देन इफ़ वी मूव फर्दर, तो ये है दैट इज़ अबाउट अयोध्या। देन ये है राफेल। राफेल इज़ एवरीवेयर, न्यूज़ में हमने काफ़ी कवर कर लिया है। दीज आर डिफरेंट
मिसाइल्स हैं, क्या नंबर है, आईएफ का स्क्वाड्रन चेंज हो रहा है, हमारे पास नंबर्स ज़्यादा चाहिए, टू फ्रंट अगर वॉर होता है तो। सो दिस इज़ रफेल कैपेबिलिटी बूस्टर है, अभी 5 आया है, 31 और आएंगे। दिस इज़ द फॉल ऑफ टाइटन। देन दिस इज स्पोर्ट्स में नो शो है। ये है ढोल, ढोल कंजर्वेशन, इनका ये ढोल है, ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी में एडिक्वेटली नंबर इनका अभी मिला है, ढोल कंजर्वेशन। ये होता है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े गुरु हैं, इनका नाम है, तो इनके नाम से द्रोणाचार्य अवार्ड बनते हैं। कोच, आउटस्टैंडिंग कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। गुरु द्रोण कैरेक्टर ऑफ संस्कृत एपिक महाभारत के नाम पर है ये। मोस्ट रिसेंट विनर अभी मोहिंदर सिंह ढिल्लन है। ये स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर के लिए जो कोच होते हैं उनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। सो दिस इज़ द कवरेज ऑफ द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस अगर अपन क्विकली देखें तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ इज अगेन देन एमएसएमई को हमें क्रेडिट बूस्टर की ज़रूरत है। देन यहाँ पे कोविड-19 के नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज। इसके एक्सप्लेन सेक्शन में गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, देन दिस इज एडवर्टाइजमेंट। इफ यू मूव फर्दर, यस दिस इज कंजम्पशन इम्पोर्ट स्लम्प हुआ, जीएसटी का कलेक्शन फॉल हुआ 14.4%, इतने करोड़ इन जुलाई। दिस इज अ कॉज ऑफ बिग कंसर्न। जीएसटी को हिट होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक रिवाइवल में। जीएसटी इज ओवरऑल अ गुड थिंग, इम्प्लीमेंटेशन कुछ बॉटलनेक्स आए थे, बट अब कोविड-19 के कारण यहाँ पे कलेक्शन भी ड्रॉप हुआ है। कंजम्पशन नहीं है, इंपोर्ट और स्लम्प भी है, इंपोर्ट भी स्लम्प हुआ है इंपोर्ट्स में। देन एजीआर इशू है, और ये बात जो हमने कल एक्सप्रेस में देखा था, दिस पीएलआई, ये पीएलआई में चाइनीज़ कंपनीज स्टे अवे डिस्पाइट गवर्नमेंट सेइंग नो बार ऑन एनी कंट्री, बट सैमसंग एंड फॉक्सकॉन ने अप्लाई किया है यहाँ पे। ओके, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देगा अगर आप इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यूएस की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है 33%, दिस इज़ ह्यूज, और इसका रिपल आएंगे पूरे वर्ल्ड में। चाइना की जीडीपी भी फॉल हुआ था बट क्विकली रिकवर भी हो गया। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोनों यहाँ पे। देन एडिटोरियल्स हैं इसके, दिस इज़ ब्रिजिंग द वैली, पंचायती राज सिस्टम। अभी हमने पॉलिटिकल बुक कंप्लीट किया, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का। ब्रिजिंग द वैली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इसमें फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई ये ट्रू डेमोक्रेसी पॉसिबल होती है ग्रास रूट लेवल पे, विच इज़ वेरी एसेंशियल। देन टिकटॉक बैन हो रहा है, ट्रंप ने कहा है यूएसए में। फॉरेन थ्रेट लूम अहेड ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। डेमोक्रेसी में भी जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और अक्सर जब से ये डिजिटल मीडिया आया है तो यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें भी आ गई है जो इलेक्शन रिजल्ट्स को टेंट करने का ट्राई करती हैं एट टाइम्स। देन दिस इज़ अबाउट, ये कल हमने इस पर एक नोट प्रिपेयर किया था, शकुंतला देवी जी, ह्यूमन कंप्यूटर। देन दिस इज़ अ फेस, ये मास्क बना रहे हैं ऐसे। देन दिस इज़ अ न्यूज़। नाउ ये एक बुक है, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। इन्फॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि फ़िल्टर करना और क्या ट्रू है क्या रॉन्ग है ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इफ़ यू लाइक रीडिंग बुक्स, आई वुड कीप ऑन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई वुड सजेस्ट रीडिंग सम बुक्स। जैसे ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है, हैव बिकम सो परवेसिव दैट इट्स नाउ एवरी सिटीजन्स ड्यूटी टू कॉल इट आउट। दिस इज़ योर ड्यूटी टू कॉल इट आउट, मिस इन्फॉर्मेशन। देन दिस इज़ स्पोर्ट्स सेक्शन। हम क्विज़ की बात करें तो आज मेडिवल इंडिया का क्विज़ है। अकबर का जो रूल है, हु एस्टिमेटेड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी था उस टाइम पे, गेम चेंजर था। तो किन्होंने एस्टिमेट किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम? आंसर दिस क्वेश्चन। देन फेमस पेंटर हैं बिशनदास, मुराद, मंसूर एंड बजाद। अभी हम सीसीआरटी और दिस क्लास 11th आर्ट को स्टार्ट करेंगे बुक, एनसीईआरटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये किनके कोर्ट में एक्टिव थे और ये क्या करते थे आप बताइए? खालसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा किन्होंने फॉर्म किया था। देन दिस इज शिवाजी की काउंसिल में। ये कुछ टर्म्स हैं, मेडिवल में ऐसे अक्सर टर्म्स पूछे जाते हैं, अमत्य, सचिव और सुमंत। ये क्या होते थे आप बताइए? मैच द फॉलोइंग करना है, अमत्य, सचिव, सुमंत। करेक्ट कोड बताना है, मैच्ड कौन से इसमें करेक्ट है। अमत्य, सचिव, सुमंत, इनके मीनिंग बताइए क्या है। शिवाजी की कोर्ट में थे ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन रिगार्डिंग शिवाजी है, अबॉलिश किया जागीरदारी सिस्टम, क्या करेक्ट है। जब्ती सिस्टम के बारे में, मेजरिंग लैंड एंड लेवी टैक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। जब्ती, जागीरदारी, और ये सरदेशमुखी, और एक और होता था चौथ, ये टैक्सेशन होते थे। तो सरदेशमुखी वॉज लेवाइड आउटसाइड द मराठा स्टेट। आंसर दिस क्वेश्चन। ये है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग मतलब वो अडिग है, जोरदार, अथक है, वो गिव अप नहीं कर रहा है। ही शोड अनरिलेंटिंग कमिटमेंट टू द टीम, दिस इज अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग पुरसूट
टू सक्सेस, अनरिलेंटिंग एफर्ट्स। देन ये है एक्विट। अक्सर हम देखते हैं कोर्ट में एक्विटल मिलता है। एक्विटल का मतलब है कि आपको निर्दोष ठहराया गया है, दैट इज कॉल्ड दिस एक्विट। एक्विट करना, कोई चार्जेस लगे थे, नाउ यू आर एक्विटेड। देन थर्ड इज इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है। ये काउंटेबल नाउन है, सो दिस इज इम्प्लीकेशन, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट, रैमिफिकेशन क्या होंगे, दीज आर सिमिलर वर्ड्स। इंट्रैपिड, बी इंट्रैपिड, डरना नहीं चाहिए। इंट्रैपिड पर्सन ब्रेवली होता है, इग्नोरिंग डिफिकल्टी एंड डेंजर, निर्भीक है, वीर है, साहसी है, शूर है। इंट्रैपिड ट्रैवलर। इंट्रैपिड स्टूडेंट बनना है। देन दिस इज आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट का भी अक्सर जुडिशरी में हम यूज़ करते हैं। आर्बिट्रेट मतलब होता है मध्यस्थता कराना, विवाद हो रहा है उसमें मध्यस्थता कराई, दैट इज दिस आर्बिट्रेट। बोथ साइड्स होप टू सेटल थ्रू आर्बिट्रेशन, सो दैट इज आर्बिट्रेट। ये ग्रामर है। आज हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट मतलब आज का टाइम है और वो कॉन्टिन्यू भी हो रहा है, पास्ट पहले है, फ्यूचर बाद में होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम जनरली यूज़ करते हैं जब अनफिनिश्ड एक्शंस हैं नाउ के। अनफिनिश्ड, वो फिनिश नहीं हुआ है, जैसे आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, दिस इज एन ऑन गोइंग थिंग, कंप्लीट नहीं हुआ है, सो दिस इज अनफिनिश्ड एक्शन। नाउ प्रेजेंट, तो ये होता है नाउ, एट द मोमेंट, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, आई एम वर्किंग नाउ, सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टेम्पररी सिचुएशन में भी हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई एम लिविंग इन लंदन। अब ये टेम्पररी सिचुएशन है, सपोज यू गो टू आउटसाइड, तो एट द मोमेंट, फॉर अ फ्यू वीक, फॉर अ कपल ऑफ मंथ, ये जब यूज़ हुआ है तो आप ये यूज़ करोगे। टेम्पररी हैबिट्स होती है, लाइक ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज, ही इज़ स्टडिंग अ लॉट दीज डेज, ये टेम्पररी हैबिट है, ऑल्दो स्टडीज शुड नॉट बी अ टेम्पररी हैबिट। ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज, दिस यू कुड यूज़। अनोइंग हैबिट्स जो होती है, यू फॉर एवर लूजिंग योर कीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ऑलवेज, फॉर एवर, कॉन्स्टेंटली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में अगर डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स हैं, लाइक आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो, तो ये भी अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे सेंटेंस यूज होगा। सो ये था ग्रामर, ये वोकेबुलरी है, ये क्विज है। दिस इज अबाउट द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ कवरेज। इसमें जो बेसिक्स हैं जीएसटी के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, ऑफिस ऑफ दिस गवर्नर, ऑफिस ऑफ स्पीकर, इनके बेसिक समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज 2nd of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.